नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सी फंक्शंस के बारे में कि सी में फंक्शंस जो है वो कैसे काम करते हैं, क्या बिहेवियर होता है, वगैरह वगैरह सभी बातें। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये बता देते हैं आप लोगों की कि फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जो है वो एक्चुअली में एक लार्ज प्रोग्राम को डिवाइड किया जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स में या चंक्स में हम लोग कह सकते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शंस कहते हैं। जब एक हम लोग लिख सकते हैं, जब एक लार्ज प्रोग्राम को मल्टीपल बिल्डिंग ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं तो उसे हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग लार्ज प्रोग्राम को लार्ज प्रोग्राम को मल्टीपल बिल्डिंग ब्लॉक्स में डिवाइड करते क्यों हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्यों। सबसे पहला क्वेश्चन है वाई, ऐसा क्यों करते हैं हम लोग। ताकि सबसे पहला आ जाए हमारे पास एग्जांपल के लिए रीयूजेबिलिटी। ठीक है, अब ये रीयूजेबिलिटी क्या होता है, और दूसरा हमारे पास होता है मॉड्यूलरिटी। ठीक है, एक लार्ज प्रोग्राम को अगर हम लोग मल्टीपल बिल्डिंग ब्लॉक्स में डिवाइड कर दें, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम लोग डिवाइड कर दें एक लार्ज प्रोग्राम को, तो उसे हम लोग फंक्शन कहते हैं। लेकिन हम लोग एक लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते ही क्यों हैं? सबसे पहले ये सपोज कीजिए कि हमारे पास एक कैलकुलेटर है। तो इस प्रोग्राम का नाम हम लोग रख लेते हैं कैलकुलेटर, और इसमें यहाँ पर नंबर डिस्प्ले होते हैं। यहाँ पर एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड होता है। ये हमारे नंबर्स हो गए 1 2 ऐसे करके 0। तो ये हमारे नंबर्स हो गए। तो सपोज कैलकुलेटर हमारे पास प्रोग्राम है, लेकिन हम लोगों ने उसे 4 भागों में डिवाइड कर दिया, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये 4 भाग हैं, इसके 4 छोटे छोटे फंक्शंस हैं, और एक हो गया हमारे पास मेन फंक्शन। ठीक है, ये 5 फंक्शन जो है, इस मेन फंक्शन के अंदर हम लोगों ने इसको 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 और इसको रखा। तो ये एक लार्ज प्रोग्राम हो गया हमारे पास कैलकुलेटर। ये पूरा का पूरा आउटर ब्लॉक जो है वो कैलकुलेटर कहलाएगा, कैलकुलेटर। और इसमें छोटे छोटे पार्ट्स हैं हमारे पास, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड है। ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स हो गए। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि सपोज़ आप लोगों ने लिखा 6 - 2 = 4, आप लोगों ने लिखा 6 + 2 = 8, आप लोगों ने लिखा 6 ÷ 2 = 3, एंड आप लोगों ने लिखा 6 × 2 = 12। सपोज़ आप लोगों का जो 2 है, आप लोगों का ये सही नहीं आता है। 6 + 2 जो है आप लोगों का रिजल्ट में शो करता है 10, जबकि गलत है कि 6 + 2 तो 8 होते हैं। बाकी सभी जो है फंक्शंस जो है वो सही नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, आप लोगों का रिजल्ट जो है वो इसमें सही आ रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट गलत आ रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे? क्या आप लोग पूरे प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे? नहीं, पूरे प्रोग्राम को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक एडवांटेज तो ये हो गया, एडवांटेज हम लोग लिख लेंगे साथ साथ में कि फंक्शन के होने पर पूरे प्रोग्राम को चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, पूरे प्रोग्राम को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती यदि उसमें कोई बग होता है, यदि प्रोग्राम में एरर हो तो। जैसे कि मैंने कहा कि एक हमारा जो है प्लस वाला सही नहीं आ रहा है, बाकी सभी फंक्शन सही हो रहे हैं, तो हम लोग प्लस वाले मॉड्यूल को ही चेक कर लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो हमारी जो टेस्टिंग है वो फास्ट हो जाएगी, हम लोगों को टाइम इतना नहीं लगेगा। ठीक है,
तो मॉड्यूलरिटी का आप लोगों को समझ में आ गया। मॉड्यूलरिटी का मतलब है एक लार्ज प्रोग्राम को डिवाइड कर देना छोटे छोटे टुकड़ों में, इसे हम लोग मॉड्यूलरिटी बोलते हैं। अब बात आती है रीयूजेबिलिटी की। रीयूजेबिलिटी का मतलब है कोड को दोबारा दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम लोगों को सपोज़ आप लोगों को एक दो पैरामीटर आप लोगों ने ऐसे लिए जिसमें वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज होती है, ठीक है। या हम लोगों ने कहा कि हमें उस एक टेबल बना लेते हैं। चलो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक एम्प्लॉय की टेबल बनाई, एम्प्लॉय, ठीक है। और मैंने यहाँ पर कुछ एम्प्लॉय के डाटा जो है वो सेव किए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर मैंने लिखा तरुण, यहाँ पर मैंने लिखा रमेश, यहाँ पर मैंने लिखा राहुल, यहाँ पर लिखा मैंने एसपी, यहाँ पर मैंने लिखा मनोज, यहाँ पर मैंने लिखा विजय, ठीक है। तो मैंने 6 एम्प्लॉयज़ के नाम लिखे हैं। तो अगर मैं ये चाहूँगा कि मुझे कौन कौन से फंक्शन करने हैं, मुझे डिलीट करना है एम्प्लॉय को, मुझे गेट करना है एम्प्लॉय को, ठीक है, और अपडेट करना है एम्प्लॉय को, ठीक है, नेम्स अपडेट करने हैं। तो डिलीट के लिए सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसमें मैं यहाँ पर लिखता हूँ गेट बाई आईडी, गेट बाई आईडी, और इसमें मैं आईडी पास कर देता हूँ, इंटीजर आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एम्प्लॉई, जिसकी आईडी जो है एम्प्लॉई ऑफ आईडी, इसमें अब सपोज मैंने यहाँ से 1 पास किया तो यहाँ पर आ गया 1 और वो एम्प्लॉई आ गया पूरा का पूरा डाटा 1। अगर मैंने यहाँ पर 2 पास किया तो यहाँ पर आ गया 2, तो वो डाटा आ गया ये वाला, ठीक है। अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं जो डिलीट से पहले किसको कॉल करूँगा, गेट बाई, डिलीट के लिए मैं क्या करूँगा, डिलीट गेट बाई आईडी। तो मैंने यहाँ पर डाला 1, तो यहाँ पर एम्प्लॉय आ गया मेरे पास। कौन सा एम्प्लॉय आ गया, फर्स्ट वाला, जिसको कि मैंने इसमें आईडी 1 डाली है। अब मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ डिलीट और एम्प्लॉय, ये वाला एम्प्लॉय, तो मैं उसे डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अब डिलीट के लिए भी मैंने ये फंक्शन कॉल किया गेट बाई आईडी। और अब अगर मुझे गेट करना है तो मैं डायरेक्टली यही लिखूंगा, गेट बाई आईडी, ठीक है, 1 और एम्प्लॉय, तो मुझे ऑटोमेटिकली गेट हो गया एम्प्लॉय, ठीक है। अब मुझे अपडेट करना है तो मैं सबसे पहले लिखूंगा गेट बाई आईडी, किसको अपडेट करना है वो तो डालना ही पड़ेगा 1, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास एम्प्लॉय। अब मैं इसे क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा, तो अपडेट एम्प्लॉय, ठीक है। तो हर फंक्शंस के लिए मुझे गेट बाई आईडी, गेट बाई आईडी, गेट बाई आईडी कॉल करना पड़ा। आप लोगों ने देखा कि गेट बाई आईडी, गेट बाई आईडी मुझे कॉल करना पड़ा। तो सिंपल सी बात है कि फंक्शन कॉलिंग हम लोग कितने भी बार कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, और कितने बार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एडवांटेज तो आप लोगों ने देख लिया कि फंक्शन के होने पर पूरे प्रोग्राम को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें अगर प्रोग्राम में एरर है तो हम लोग एरर को डायरेक्टली जो है वो ट्रैक कर सकते हैं, आसानी से फाइंड कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। तो पूरे प्रोग्राम को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने इसे डिवाइड कर दिया मॉड्यूलर पार्ट में। तो जो पार्ट में एरर है उसी को हम लोग चेक कर लेते हैं, तो इससे हो गई फास्ट। तो हम लोग इसे बोल सकते हैं कि टेस्टिंग फास्ट हो जाती है, टेस्टिंग फास्ट हो जाती है, ठीक है। तीसरा हम लोगों को ये, जैसे मैंने लिखा गेट बाई आईडी, गेट बाई आईडी, गेट बाई आईडी, तो ये होता है कि सेम कोड को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सेम कोड को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और जैसे कि मैंने कहा कि रीयूजेबिलिटी जो है, इसका मैन जो है वो फंक्शंस का मैन जो टॉपिक है वो रीयूजेबिलिटी है, ताकि हम लोग उसे आसानी से चेक कर ले। तो टेस्टिंग फास्ट हो गई। टेस्टिंग को हम लोग ट्रैकिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, ट्रैकिंग फास्ट हो जाती है, ट्रैकिंग जो आसानी से की जा सकती है, ठीक है। तीसरा, पांचवा है कि फंक्शन को पूरे प्रोग्राम में, फंक्शन को पूरे प्रोग्राम में के अंदर किसी भी कहीं पर भी और कितने टाइम्स भी कॉल कर सकते हैं।
प्रोग्राम के अंदर फंक्शन को कहीं पर भी और कितने टाइम्स, जैसे कि मैंने गेट बाई आईडी, गेट बाई आईडी, गेट बाई डी लिखा तो कितनी बार भी मैंने उसे कॉल कर लिया। तो ये 5 जो है फीचर्स जो हैं वो फंक्शन की होती हैं। सेम कोड को दोबारा नहीं लिखने की ज़रूरत होती, कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं, कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और लार्ज प्रोग्राम को मॉड्यूलरिटी के हिसाब से डिवाइड किया जाता है, रीयूजेबिलिटी इसका मेन फंक्शंस होता है, ठीक है। तो ये 5 जो हैं उसके एडवांटेजेस हो गए। अब अगर हम लोग देखें कि फंक्शन को एक्चुअली में कैसे डिवाइड किया जाता है, तो हम लोग लिखते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शन, एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन का एस्पेक्ट्स क्या है, कैसे सी के अंदर इसको लिखा जाता है। तो हम लोग हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं कैसे लिखा जाता है फंक्शन, कैसे लिखा जाता है फंक्शन को। फंक्शन को लिखने के लिए 3 बातों को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले फंक्शन का डिक्लेरेशन पार्ट, सबसे पहले क्या सीखना ज़रूरी होता है, फंक्शन का डिक्लेरेशन पार्ट। दूसरा जो होता है वो होता है फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन का कॉलिंग पार्ट। तीसरा जो होता है वो होता है फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट। फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फंक्शन का जो डिक्लेरेशन पार्ट है उसमें क्या क्या होता है। फंक्शन के डिक्लेरेशन पार्ट में आप लोगों को रिटर्न टाइप लिखना ज़रूरी होता है, रिटर्न टाइप लिखना ज़रूरी होता है। फंक्शन का नेम लिखना ज़रूरी होता है, फंक्शन नेम, और आर्ग्यूमेंट लिस्ट। अगर आर्ग्यूमेंट लिस्ट है तो ठीक है, नहीं है तो आप लोग यहाँ पर ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फंक्शन कॉलिंग में आप लोगों को क्या लिखना पड़ता है, फंक्शन का नेम, फंक्शन नेम, और यहाँ पर आप लोगों के पास आर्ग्यूमेंट लिस्ट, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन में आप लोगों को क्या लिखना पड़ता है, रिटर्निंग टाइप, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर आ जाती है स्टार्ट एंड एंड बॉडी, फंक्शन बॉडी, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि फंक्शंस को कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले रिटर्निंग टाइप लिखा जाता है, रिटर्निंग टाइप, फंक्शन का नेम और आर्ग्यूमेंट लिस्ट। लेकिन ये फंक्शन डिक्लेरेशन कहाँ किया जाता है, यह ग्लोबली डिफाइन किया जाता है, यह ग्लोबली डिफाइन किया जाता है। ग्लोबली डिफाइन करने का मतलब है प्रोग्राम से जस्ट ऊपर डिफाइन किया जाता है। तो हम लोग इसको एक सिंटैक्स के ज़रिए देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा हैश इंक्लूड, ठीक है, stdi.h, और मैंने यहाँ पर लिख दिया फंक्शन का डिक्लेरेशन। यहाँ पर फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है। जैसे कि मैं कोई नाम डिस्प्ले करना चाहता हूँ, ठीक है, नाम डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, कोई भी नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर वॉइड डाल देते हैं। वॉइड होता है नल रिटर्न टाइप, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है, वॉइड हो गया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिस्प्ले नेम, ये फंक्शन का नाम हो गया, फंक्शन का नेम। और आर्ग्यूमेंट लिस्ट में मैं कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं डालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डालो या ना डालो कोई मतलब नहीं, वो आप लोगों का ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये ग्लोबली डिफाइन किया जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दिया कि ग्लोबली जो है डिफाइन आप लोगों का हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आप लोगों को बता दी। रिटर्न टाइप हो गया, फंक्शन का नेम होगा, आर्ग्यूमेंट लिस्ट आप लोग देना चाहते तो दो, अदरवाइज नहीं देना चाहते तो मत दो। वैसे कि रिटर्न टाइप मैंने वॉइड लिखा, वहाँ पर आप लोग इंटीजर, फ्लोट, डबल कैरेक्टर भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास मेन फंक्शन। इसमें मैंने लिखा प्रिंट एफ हेलो रमेश, और अब मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया फंक्शन का नेम, डिस्प्ले नेम। अब ये तो पार्ट हमारा हो गया फंक्शन का डिक्लेरेशन पार्ट। मैं कमेंट डाल के लिखता हूँ फंक्शन का डिक्लेरेशन पार्ट। इसमें फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर लिया, ठीक है, और ये प्रोग्राम को एंड कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक प्रोग्राम एंड हो गया। अब फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट हम लोग लिखते हैं। फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट के लिए हम लोगों को क्या लिखने की ज़रूरत है, फंक्शन का, देखिए फंक्शन के कॉलिंग में फंक्शन का नेम आर्ग्यूमेंट लिस्ट लिखा, तो फंक्शन का नेम आर्ग्यूमेंट हमारे पास कुछ है नहीं तो हम लोगों ने कुछ डाला नहीं। इसमें हम लोगों को रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है, वॉइड
फंक्शन का नेम क्या है, डिस्प्ले नेम। फंक्शन का आर्ग्यूमेंट हमारे पास कुछ नहीं है। फंक्शन क्या बॉडी क्या है हमारे पास, प्रिंट एफ यस तरुण। तो ये फंक्शन का बॉडी पार्ट हो गया। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, फंक्शन बॉडी, सॉरी फंक्शन डेफिनेशन। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो ये तीन चीज़ें आप लोगों को लिखनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो फंक्शन का जो पूरा का पूरा आप लोगों को बात समझ में आ गई। एक बात आप लोगों को बताना ज़रूरी था, देखिए मैंने यहाँ पर फंक्शन का नेम लिखा है डिस्प्ले नेम, यहाँ पर फंक्शन का नेम है डिस्प्ले नेम, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नहीं है, यहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो हम लोगों को क्या पता चला कि फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आर्ग्यूमेंट लिस्ट सेम होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम लोगों ने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया और यहाँ पर हम लोगों ने कोई आर्ग्यूमेंट दे दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट बात है कि आप लोगों के पास अगर यहाँ पर कोई बात, यहाँ पर अगर इंटीजर डाटा टाइप होता, जैसे कि एग्जांपल इंटीजर यहाँ पर होता, यहाँ पर मैंने लिखा होता डिस्प्ले नंबर। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर लिखा होता डिस्प्ले नंबर, तो ये कोई ना कोई नंबर डिस्प्ले ज़रूर करेगा। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ता रिटर्न 10, तो ये एक वैल्यू रिटर्न करता है। फंक्शन डेफिनेशन, तो ये आप लोग नोट डाल के लिख सकते हैं यहाँ पर कि मैं नोट डालता हूँ यहाँ पर, ये नोट हो गया आप लोगों का। फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आर्ग्यूमेंट लिस्ट सेम होती है। नेक्स्ट नोट डालता हूँ यहाँ पर मैं कि फंक्शन डेफिनेशन के अंदर एक वैल्यू रिटर्न होती है। फंक्शन डेफिनेशन के अंदर एक वैल्यू ही रिटर्न हो सकती है, एक वैल्यू ही रिटर्न हो सकती है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, ये मल्टीपल वैल्यू रिटर्न जो है वो नहीं कर सकता। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ फंक्शन, कि कितने प्रकार के फंक्शंस जो हैं वो होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, कि कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं। नंबर 1 लाइब्रेरी फंक्शन होता है। दूसरा होता है हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं, पहले से एग्जिस्ट होते हैं, पहले से ही एग्जिस्ट होते हैं हेडर फाइल्स में। ठीक है, और यूजर डिफाइंड फंक्शन जिन्हें प्रोग्रामर डिज़ाइन करता है, जिन्हें प्रोग्रामर बनाता है उसे हम लोग कहते हैं यूज़र डिफाइंड, और जो पहले से ही बने होते हैं कंपाइलर की हेडर फाइल्स में, वो होते हैं हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शंस। तो हम लोगों ने फंक्शंस को दो भागों में बांट लिया, यूज़र डिफाइंड फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शंस। अब हमारे पास जो होते हैं एक्चुअली में फंक्शन कॉलिंग के डिफरेंट पार्ट हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि फंक्शन कॉलिंग को कैसे लिखा जाता है। फंक्शन कॉलिंग को लिखने के तरीके, फंक्शन डेफिनेशन को लिखने के तरीके क्या क्या हो सकता है उसमें। सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर इसको 4 तरीक़ों से लिखा जा सकता है। नंबर 1, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा, वॉइड, यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखा fun फन, फन। यहाँ पर मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
नल रिटर्न टाइप, इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है क्योंकि मैंने वॉइड लगाया है, और नल आर्ग्यूमेंट लिस्ट, इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट लिस्ट जो है वो नहीं है। अब मैंने यहाँ पर लगाया वॉइड, और यहाँ पर मैंने एक आर्ग्यूमेंट लिस्ट जो है वो इसमें डाल दी है इंट ए। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये नल रिटर्न टाइप, और यहाँ पर हो गया आर्ग्यूमेंट लिस्ट। नेक्स्ट मैंने डाला यहाँ पर इंटीजर फंक्शन, तो यहाँ पर हो गया रिटर्न टाइप, और यहाँ पर हो गया नल आर्ग्यूमेंट लिस्ट। यहाँ पर मैंने लिखा इंटीजर फन, यहाँ पर मैंने डाल दिया एक आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पर हो गया रिटर्न टाइप भी है और आर्ग्यूमेंट लिस्ट भी है। तो ये चार तरीके होते हैं फंक्शन को डिफाइन करने के, कि इसमें किसी में हो सकता है कि कोई आर्ग्यूमेंट लिस्ट नहीं हो, तो किसी में आप लोगों के पास रिटर्न टाइप ना हो। तो इस प्रकार हम लोग फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस, तो इसे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में लिख के दे देता हूँ आप लोगों को, लाइब्रेरी फंक्शंस, कि लाइब्रेरी फंक्शंस जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, फंक्शंस को लिखने के तरीके, किसी में रिटर्न टाइप होगा तो किसी में नहीं होगा, किसी में आर्ग्यूमेंट लिस्ट होगी तो किसी में रिटर्न टाइप नहीं होगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन कितने होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन वो होते हैं जो पहले से एग्जिस्ट होते हैं हेडर फाइल्स में, और यूजर डिफाइंड फंक्शन जिन्हें डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब फंक्शन को एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे लिखा जाता है, तीन तरीके होते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन किया जाता है, पहले ग्लोबली करते हैं, जिसमें रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, आर्ग्यूमेंट लिस्ट होती है। फंक्शन कॉलिंग में फंक्शन का नेम और आर्ग्यूमेंट लिस्ट होती है। फंक्शन डेफिनेशन में रिटर्न टाइप होता है, फंक्शन का नेम और आर्ग्यूमेंट लिस्ट, और फंक्शन बॉडी होती है। ठीक है, अब फंक्शन कॉलिंग पार्ट में देखिए नोट लिखा है, फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आर्ग्यूमेंट लिस्ट सेम होती है, या ध्यान रखिएगा बात को। और फंक्शन डेफिनेशन में सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न होगी एक बार में। ठीक है, ये हो गया। अब एडवांटेजेस क्या हो गए, सबसे पहला एडवांटेज है कि फंक्शन के अंदर पूरे प्रोग्राम को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। एक यदि प्रोग्राम में एरर हो तो छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लिया, तो मॉड्यूलरिटी की फीचर आ गई। बार बार कोड को यूज़ कर रहे हैं, देखिए गेट बाई आईडी, तो हम लोगों ने रीयूजेबिलिटी कर ली। फंक्शन को पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी और कितने समय पर भी हम लोग लिख सकते हैं, तो ये भी हो गया। कितनी बार भी कॉल कर लो आप लोग गेट बाई आईडी। फंक्शन क्या होता है, जब एक लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, मल्टीपल बिल्डिंग ब्लॉक्स में डिवाइड करने को हम लोग फंक्शन कहते हैं। और वाई रीयूजेबिलिटी है और मॉड्यूलरिटी है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा फंक्शन क्या है सी के अंदर, और कैसे लिखा जाता है, कैसे किया जाता है फंक्शन के साथ काम। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।